नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और ये वीडियो भी है इंडिया किक्ड आउट चाइना फ्रॉम बॉर्डर। चलिए भाई, देखते हैं कि इसमें क्या बातचीत की जा रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये चाइना और इंडिया। हम तो हमेशा ये सुनते हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं बनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा, तो ही मैं सर्वाइव करूंगा। और उसने पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा। दैट्स वाई उसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग सिर्फ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे डीलू साहब कहूंगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहां पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। तो 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। इंडिया इनकम्स आया, इंडिया गया है, इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और पुतिन से बात की, जो रशिया का सदर है, तो वो माने है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छोड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उनका ठीक है कि हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया के अंदर। अजीब डोवाल वो भी इस टाइम रशिया में है, वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? कभी 2 चौधरियों की लड़ाई में किसी कमी ने जाकर सुलह कराई है, 2 चौधरी की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाकर उनकी सुलह कराता है। ये आपको बात बता दूं, मैं जाट हूं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब 2 पार्टीज लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी तगड़ा बंदा होता है, दोनों पार्टी उसकी ऑनर करें, जो बात माने, दोनों जो उससे डरे भी उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा। ठीक है, चले ये लॉजिकल और देसी अल्फाज में इन्होंने बात की है कि भाई इंडिया आगे जा चुका है। कि वाकई में जब 2 जंग। एक और आपको बात बता दूं, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे अब तो सैंक्शन है ना, पूरी दुनिया पे आप न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। इंडिया, चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये आगे बड़ी देर का सुनते आ रहे हैं कि लोगों को चांद पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ देर पहले चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है? तो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना, तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में आगे बड़ा भी हो गया। ठीक है, आईटी में तो हम इससे बड़ी बात की मिसाल चाहिए आपको, तो और भी दे दूं। नहीं, डेफिनेटली आपने लॉजिकल बात किया, और भी आगे बातें करेंगे। देखें डीलू साहब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक्चुअली ये सच है। अब मेरे को पाकिस्तानी भाई ये देख के मेरी बात सुने, मुझसे जेलस हो जाए, और यार अब चांद है, ऊपर चांद में उसको चांद ही कहूंगा मैं, मैं लॉजिकल बात करता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल था कि पाकिस्तान भी चांद पे होता और इस तरीके से कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था और हम उस खबर को दबा देते? नहीं, हमने तो बात करनी थी, बड़े फखर से करनी थी। जब नहीं है तो डेफिनेटली जो है उसी की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान को यहाँ पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। इवन कुछ चाइनीज कंपनीज पे भी पाबंदी लग गई है। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो भी है उनका सामान है वो नहीं इन्हें दे सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। हम पाकिस्तानी अपनी जमीन पे कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई इस तरह प्लांट नहीं लगा सकते। दूसरे कंट्रीज, खासतौर पर इंडिया चांद पे जा रहा है, इसका मतलब है यूएस का भी प्रेशर नहीं है इंडिया पर। ऑब्वियसली नहीं। क्यों? आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करिए, कौन किसने रोका है? शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है बिजली बनाने के लिए, कोई कंट्री आपको नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है कि उसमें जो डुअल यूज वाली टेक्नोलॉजी है कि जी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी लग सकता है और ये न्यूक्लियर मिसाइल में भी लग सकता है, यहां पर पाकिस्तान खेल करता है। वो सामान मंगाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिहाफ पे और उसका इस्तेमाल कर लेगा न्यूक्लियर मिसाइल में। ये पाकिस्तान शातिरपना दिखाता है, तो दुनिया ये बात समझती। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करेंगे, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा। इस समय भारत में 10 से भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे काम चल रहा है। ये स्क्रीनशॉट लगाया है हमारा जो संस्था है हमारी, जो इसकी NAPCL शायद, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर जो भी है, उसने कहा है कि हर साल हम एक रिएक्टर अपना चालू करेंगे। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। हमारे रशिया के साथ भी संबंध अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे हैं, फ्रांस के साथ भी संबंध अच्छे हैं। तो हम बिल्कुल इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। हम उसका इस्तेमाल एनर्जी पैदा करने के लिए कर रहे हैं और हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल कुछ और करते हैं, इसलिए आप पर दुनिया को शक रहता है कि आप क्या करेंगे। हमारे ऊपर नहीं रहता। और चूंकि पेट्रोल डीजल से हमें मुक्ति चाहिए, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये सारे उसी का नतीजा है। सोलर एनर्जी। आप लोग इन सब में इतने पीछे हैं ना पाकिस्तानियों, इतने पीछे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोग इसमें एनर्जी प्रोडक्शन में आप लोग कितना पीछे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में।
ऑब्वियसली नहीं है। एक तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, दूसरा वो स्टेबल कंट्री है, पाकिस्तान की स्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान पे आए दिन सिक्योरिटी इदारों पे अटैक हो रहे होते हैं, यहाँ पे अवाम महफूज नहीं है, डाकू राज बकरा है, फलाना मसला बकरा है। तो इस तरह कंट्री इस तरह काम करो, कहते हैं यार तुम पहले अपने को स्टेबल कर लो। इंडिया स्टेबल है, उसमें अमन शांति है और हर चीज पे गवर्नमेंट की रिट है। और उसके बाद इंडिया, आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर ही था लिया, वो बात तो दब गई किधर। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता गया। मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। आप मुझे बताएं क्या हुआ, बड़ा भड़के लगाते थे कनाडा वाले जेन्युइन। इन्होंने हमने तो ये भी सुना कि वहां पे जो इंडियंस है वो वापस आने लग पड़े कि भाई आने लगे। इससे और बड़ी मिसाल क्या है कि इंडिया को प्रेशर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं जिनके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस आए, हमारे पॉलिटिशियंस हैं या ओवरऑल, ये चीज चाइना को समझ लग गई, जिससे हम समझ ले सीधे अल्फाज में कि जिससे हम कर्ज लेते हैं, जिससे हम पैसे मांगते हैं, उसे समझ लग गई इंडिया से पंगा नहीं लेना, ये इंडिया से बराबरी की सतह पे बात करनी है, डायलॉग्स करने हैं। हम आज भी इसी सोच में है कि इंडिया को चने चबा देंगे, एक मुस्लिम 10 हिंदुओं पे बारी है, ये सारी चीजें मतलब आज भी हम जज्बात से सोच रहे हैं। अब मेरी वैसे एक पर्सनली आदत है, सॉरी, मैं बेवकूफ और जाहिल से बात ही नहीं करता। अब ये जो बात आपने की है ना, ये जाहिलों की बात है, ऐसी है। मैं जाहिल को जवाब नहीं दे सकता। सवाल तो अब ये जो हम लोग क्या करते हैं, ये जाहिलियत है और क्या है। आप बढ़ के जितनी मर्जी मार लो, तो आपके पास ओरिजिनल में अब हो क्या, अल्लाह के बंदे जेन्युइनली सही ना, हम लोग IMF के तरले ले रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है और हम इस तरह की बातें करें हमें जेब नहीं देती। दिल्लू साहब, IMF के तरले एक जगह, आप तो IMF से पैसे लेने के लिए भी पहले किसी दूसरे कंट्री का तरला करना पड़ता है कि मैंने कर्ज लेना है IMF से, लेकिन मेरे पास वो शराइत पूरी करने के लिए अपने कुछ पैसे कम है, पहले आप वो पैसे हमें दें एड के तौर पे, हेल्प के तौर पे, उसके बाद वो पैसे होंगे तो हम जाके बड़ी एड ले सकेंगे। ये तो पोजीशन आ गई है। ऐसे ही यही है। अब इसके ऊपर अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें, ठीक है, तो बातें करने में तो पाबंदी नहीं है ना। ठीक हो गया। दिल्लू साहब, बांग्लादेश की भी बात करते हैं, बड़ी खबरें ये चल रही हैं कि अब रशिया भी थोड़ा वहाँ पे वो जो इंकलाब आया, इंकलाब आ गया, बेड़ा गर्क हो गया उसका भी, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा था ना, ठीक है, इंडिया कुछ शांति में था कि चलो उसका एक हमसाया हम है, एक हमसाया ये गरीब है, इलिटरेसी है यहाँ पे, और दूसरा हमसाया ग्रोथ कर रहा है। अब जो दूसरा हमसाया ना, वो भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पार्ट 2 हो जाएगा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान, हमारे मीडिया पे तो ये चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, खबरें चली हैं कि भाई उन्होंने देखे अपने कंट्री के लिए स्टूडेंट्स बाहर निकल आए, इनकलाब आ गया, चेंज आ गया। आपको लगता है कि वो जो चेंज आया है वो उनके स्टूडेंट्स लाए हैं या वो इंटरनेशनल पावर्स लाई हैं? सर हमारा देखिए, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो होगा ना, जो सुलझा हुआ पाकिस्तानी होगा, जो चीजों को उस लेंस से देख रहा है कि असल चीज क्या हो रही है, वो ऐसे ही बातें करेगा। मैंने डे 1 कहा था, पाकिस्तानी चैनलों ने कहा कि इनकलाब आ गया, मैंने कहा ना 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 ना, ये आप लोग गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। बांग्लादेश में इनकलाब नहीं आया। बांग्लादेश ने अपने सिर को कुल्हाड़ी पे मारा है, अपनी गर्दन कुल्हाड़ी पे रखी है, तलवार पे रखी। अच्छा भला बांग्लादेश चल रहा था, उसको तबाह कर दिया है। अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है बात, अब धीरे धीरे आनी शुरू हुई है, जब देख रहे हैं कि अरे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है। जो एंट्री गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं मिस्टर मोहम्मद यूनुस, अगर ऐसा ही था तो स्क्रीनशॉट लगाता हूं, $8 बिलियन का बेल आउट पैकेज IMF से क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि वो भी IMF के चक्कर में फंस जाए, चंगुल में फंस जाए। और धीरे धीरे फंसना शुरू हो गया था। मुझे लगता है शेख हसीना के टाइम में फंसना शुरू हो गया था। मुझे याद है शेख हसीना ने भी शायद IMF से पैसे लिए थे और भारत ने अप्रूव कराया था। तो इनकलाब के चक्कर में तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अपना। इस बेड़ा गर्क का असर क्या होगा पूर्वी पाकिस्तान पर, यह आपको दिखाई देगा 2-4 साल बाद, जब आपको पर कैपिटा इनकम घटती हुई नजर आएगी, जब GDP की रफ्तार स्लो हो जाएगी, जब आपके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान असली जो वेस्ट पाकिस्तान है वैसा ही आप भी हो जाएगा ईस्ट पाकिस्तान वालों। इसलिए मैं उसको अब लगातार ईस्ट पाकिस्तान ही कह रहा हूं। असल में तो ईस्ट पाकिस्तान ही है ना, वो भी तो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो भारत के तो दुश्मन वो तब भी थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से बड़ी दुश्मनी हो गई और उसमें जो दुश्मनी से बचाने के लिए फिर भारत से नहीं था, तो भारत को उन्होंने कहा कि ठीक है भारत को तब तक के लिए दोस्त बना लो। लेकिन मानसिकता तो वही रही। सारे बांग्लादेशियों को नहीं कह रहा मैं, ये जो जमात इस्लामी और इस टाइप के लोग हैं, उस टाइम भी ये विरोध कर रहे थे। उस टाइम ये लोग शेख मुजीब का विरोध कर रहे थे, उस टाइम भी। और शेख मुजीब भी कोई भारत प्रेमी आदमी नहीं थे, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो भारत प्रेमी ही बन गए। वो एक नंबर के एंटी हिंदू आदमी थे। सर हमारा मीडिया तो ये भी कहता है कि पाकिस्तानी आवाम बड़ी खुश है, बहुत खुशहाल है, और इंटरनेशनल जो है यूनिसेफ को या जो भी है यूनाइटेड नेशन, उसका सर्वे कहता है कि 8 करोड़ पाकिस्तानी परेशानी वजह से नफसियाती मरीज हो गए। डिप्रेशन का शिकार हो। मीडिया जो कह देगा वो सच कह देगा। मीडिया तो नेशनल मीडिया जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो उसने कहना वही खबर दे देनी है। ठीक हो गया। तो मैं तो अपने मीडिया की बात सुनता ही नहीं हूँ, बात सीधी सी है। हमारा मीडिया पोल फोल ही बोलता रहता है। ठीक है। और दूसरा वहाँ पे जो इनकलाब की बात है, वहाँ पे जो पहली गवर्नमेंट थी ना, वो लेडीज उनका नाम शेख हसीना वाजिद, वो कम से कम इसको उठा के ऊपर लेके जा रही थी। जब इंडिया बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान से ऊपर गई, तो तब उसने एक बयान दिया था, ऐसा तब होता है जब तालिब इल्म मदरसों में हो, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में हो और फौजी अपनी बैरकों में हो। ऐसे ही उन्होंने ये तो अब जो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है ना, अब भी कोई लेडीज ही आई है। ठीक है। नहीं, अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, वो इस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं। आगे इलेक्शन होंगे फिर कोई चले। अब जो इस टाइम जो भी गवर्नमेंट है ना, और जिसको सपोर्ट कर रही है, ये वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है जिसमें तालिब इल्म सड़कों पे
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सड़कों पे और फौजी भी सड़कों पे। ठीक है, तो यही हाल यहाँ पे है, तो यही हाल वहाँ होने लगा है। इंडिया एक्चुअली फंस रहा है दोनों तरफ से। फंस रहा है, मुश्किल हाँ। इंडिया के लिए हो रही है, नो डाउट। वो अपना कोई जितना वो स्ट्रॉन्ग है ना, हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरा हमसाया भी खाता पीता हो। खाता पीता हमसाया हो तो आपको सुकून रहता है। कोई गरीब चवल हमसाया हो तो आए दिन आपसे मांगता ही रहता है, आए दिन वो कोई ना कोई आपका नुकसान ही करता रहता है। ये होता है और तो कुछ नहीं होता। ठीक है। अब एक बंदा तगड़ा है, उसको गरीब हमसाया से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक टेंशन ही होती है कि उसको स्मेल ही आती है, कोई उसके पास पैसे नहीं होते सफाई करने के। ये और तो कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिया के अगर बजट की बात करें, यहाँ पे तारीफें बहुत सी करने वाली है, और तारीफों का मकसद ये है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। मैं पीछे एक न्यूज आपको बताता चलूं कि रिसेंटली जब उनका बजट आया, उन्होंने मालदीव के लिए भी बजट रखा, उन्होंने श्रीलंका के लिए भी बजट रखा, इवन बांग्लादेश के लिए भी बजट रखा कि थोड़ा बहुत इन्हें हेल्प आउट किया जाए, और भी जो उनके नेबरिंग कंट्रीज है उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प की। आपको नहीं लगता कि एक ऐसा कंट्री जो अपने इर्द गिर्द के कंट्री, इवन अफगानिस्तान को भी वो हेल्प कर रहा है, अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर करें, सिर्फ ट्रेड कर लें, एड की तरफ हम जाते ही नहीं, तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा वो हो इंडिया से एड। मैं कहता हूँ इंडिया से एड का मतलब सर हम कटवा देंगे, चाहे हम जाके अमेरिका से मैं मांगे। आपको बात बताऊं, जो मुझे लग रहा है ना, एक चाइना और एक जापान, ये दो मुल्क ही हैं। इसके बाद इंडिया है, और आने वाले दिनों में इंडियन से आगे निकल जाएगा। नो डाउट कि इंडिया जो है एशियन टाइगर बनता जा रहा है। इसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना हमारा फायदा होगा। बात सीधी सी है। कहने का मकसद ये है कि कल को हमें माननी पड़नी है इसकी बात। माननी सीधी सी बात है। अब हम देख के ना माने तो अलग बात है। दुनिया के बड़े बड़े फैसले जो है वो इंडिया करवा रहा है, ये थोड़ी बात है। आप मुझे बताओ कि देखने वाली ऑडियंस बताए यार, ये छोटी बात है कि रशिया और यूक्रेन की सुलह जो है वो इंडिया करवा रहा है, और किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कराने की, या और किसी की उन्होंने मानी नहीं। ये आप इस चीज को इजी ले रहे हैं। मजा तो फिर था, इधर मैं भी साथ खड़ा होकर साथ बैठ के ये कहता कि भाई ठीक है, अगर इंडिया ये करवा रहा है रशिया यूक्रेन की सुलह, तो पाकिस्तान भी तो देखे ना, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बात कर रहा है, पाकिस्तान का प्रेशर है उन दोनों को। तो पाकिस्तान खुद लैंडलॉक होता जा रहा है भाई। अफगानिस्तान पहले हमारा भाई था, बड़ा अच्छा दोस्त था, वो बॉर्डर बंद हो गया। ईरान हमारा दोस्त था, मुस्लिम स्टेट है, वो बॉर्डर बंद हो गया। साथ चाइना तो तिजारत करता है भाई, उससे पैसे देते रहो, चीजें लेते रहो, आपके साथ ठीक है, वरना वो भी बॉर्डर बंद हो जाना। उसके साथ हमारा इंडिया वो बॉर्डर बंद है। आप ये रियलिटी नहीं देखते, जिस मुल्क के 4 बॉर्डर है, चारों ही बंद है, पीछे की रह जाता है। ठीक है, एक हमसाया गलत हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर हम बैठ के सोचें हाँ यार ये हमारे से दुश्मनी रखता है, ये नफरत हो रखता है। सकते हैं, सारे दिन गलत हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डिलू साहब, मुझे बताएं, पाकिस्तान के लिए भी अब बड़ी खबर हम सुनाने लगे हैं, खुशी की बात है इसमें, तो आपने कोई पॉजिटिव बात करिएगा कि भाई पाकिस्तान में गैस एंड ऑयल के रिजर्व निकल आए, ये खबरें आ रही है दुनिया के चौथे बड़े, यानी कि सऊदीया अब हमारे से शायद गैस और ऑयल लें। बात सही है। ये एक शगुफा रह गया था सुनाने के लिए। नहीं, ये वाकई खबर है। मैं सर आपको बताता हूँ, पाकिस्तान से ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स निकले हैं, ये मैं मानता हूँ निकले होंगे, ये मैं मानता हूँ। अच्छी बात है। मैं कैसे मानता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी ऐसा क्लेम किया गया था, शायद आप गूगल कर लें और पुरानी खबरों में तब भी क्लेम किया गया था, लेकिन पाकिस्तान उससे फायदा नहीं ले सकता। ठीक है, मैं पाकिस्तानी वहां हूँ, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे उसका फायदा होगा। ठीक है, आपको पता पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकेगा फायदा? क्यों नहीं ले सकता? ले सकेगा, करप्शन। यहाँ पे हमारे रेकोर्ड एक कंपनी है, गोल्ड निकलता है बहुत ज्यादा, उसकी मिसाल ऐसे 100 रुपए का गोल्ड निकालते हैं और 10 रुपए गवर्नमेंट देते हैं, गवर्नमेंट 10 रुपए खुद खा जाती है। 10 रुपए भी वैसे आपने ज्यादा बताए हैं, मिसाल दी है। और दूसरे नंबर पे एक करप्शन तो मैटर है, साथ ही साथ ये हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। अगर आपने देखना है ना, तो अफगानिस्तान को देखो, अफगानिस्तान ने चाइना कंपनी के साथ अपने मुल्क से तेल निकाला, तेल बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, वो प्रॉफिट ले रहा है। आज डॉलर यहाँ पे 280 रुपीज का, अफगानिस्तान में जस्ट 83 रुपीज का। और मैं खुद वो दौर देखा है कि जब पाकिस्तानी 100 रुपया होता था और अफगानी बहुत ज्यादा होते थे। यहाँ पे अफगानी कूड़ा चुना करते थे, उसमें प्लास्टिक और ये गत्ता उठाया करते थे। ठीक है, और अब क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे आने वाले टाइम में पाकिस्तान से लोग मूव करके अफगानिस्तान जाना चाहेंगे रोजगार के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए? एक्चुअल ये है कि जो हम लोगों ने अमेरिका को अड्डे दिए थे और अमेरिका ने अफगानिस्तान को हिट किया था, और अफगानिस्तान की जो आवाम है ना, जो न्यू जनरेशन, वो पाकिस्तान नफरत करती है। ठीक है, तो कहते हैं आप हमारे मुस्लिम ब्रदर थे और आपने हमारे खिलाफ जगह दे दी। वो हमारी मजबूरी थी, उनको नहीं पता कि हमने सीटों सेंटर को मुआहदा किया हुआ है। ठीक है, हमने उसलिए दिए थे, वो हमारे खिलाफ। चलिए दोस्तों, अब बात हो गई करीब करीब, और अफगानिस्तान से तो अभी आपको खबर आएगी, और एक बार फिर से अमेरिका ने चाबी घुमा दी है, और आप एक बार फिर से अपने एयर बेसिस देंगे अमेरिका को, अपने मिलिट्री अड्डे देंगे अमेरिका को, रास्ता देंगे, ड्रोन चलाने के लिए जगह देंगे, सब देने वाले हैं। देखिएगा, ये जो खबर दिखा रहा हूं ना कि चाइनीज कंपनीज पर जो बैन लगाया, सैंक्शन लगाया अमेरिका ने, जो सप्लाई करती थी मिसाइलों के पार्ट्स पाकिस्तान को, वो किसने लगाए? यही तो पाकिस्तान को चूड़ी घुमा रहा है वो, क्योंकि अब उसे भविष्य में चाहिए। वहां उसामा बिन लादेन का बेटा ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान में, अलकायदा को रिवाइव कर रहा है, सैकड़ों हजारों लड़ाके पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान में, फिर से बैंड बजने वाली है। और आपको पता नहीं कि अलकायदा और तालिबानियों की पड़ती नहीं है, फिर वहां लड़ाई चालू होगी, फिर वहां पे अमेरिका की दखल होगी, आप देखिएगा। और इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान की चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी है कि भैया अब हमें चाहिए। अब पाकिस्तान तो भैया पट्टा पड़ा है, अब कहां जाएगा बेचारा, मजबूरी में उसे करना पड़ेगा। देखिएगा, मजबूरी में उसे करना पड़ेगा, वरना आईएमएफ को धीरे से कहेगा अमेरिका, और आईएमएफ जो है वो टाइट करना आपको शुरू कर देगा, तो आपका गेम बजना शुरू हो गया है, याद रखिए। अब आते हैं जी कि चाइना और भारत के बीच क्या हुआ। देखिए, चाइना और भारत के बीच कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चाइना ने यह समझा कि यार थोड़ा दबाएंगे, डराएंगे, अग्रेसिव होंगे, क्या पता इंडिया थोड़ा दब जाए, थोड़ा बहुत आ जाए, बस हो जाएगा। इंडिया दबा नहीं, इंडिया ने कर दी मिरर डिप्लॉयमेंट। चाइनीज एयरफोर्स
50 प्लेन लगा दिए फॉरवर्ड बेस पे, चलो भाई इंडिया वालों 50 प्लेन हमारे भी लग गए। चाइनीज मिलिट्री 1 लाख की फौज लगा दी बॉर्डर पे, कोई बात नहीं, चलो भाई भारत के 1 लाख फौजी भी बॉर्डर पे। चाइनीज आर्मी टैंक चढ़ा दिया वहां पे, चलो भाई हमारे भी टैंक है। मिसाइलें तैनात, हमारी मिसाइल। मिरर डिप्लॉयमेंट टर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब जिस संख्या में जिस क्वांटिटी में आपकी चीजें डिप्लॉय हो रही हैं, ठीक वैसी ही चीजें उसी क्वांटिटी में सामने वाले बंदे भी डिप्लॉय कर रहे हैं। एकदम बराबरी का मतलब मिरर है ये। मिरर में दोनों तरफ देखेंगे ना आपको एक ही जैसा दिखेगा, ये भी और ये भी दोनों जैसे, तो इसी कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट। बिल्कुल आपके जैसी डिप्लॉयमेंट, आपके जैसी मिसाइलें लॉन्ग रेंज की, शॉर्ट रेंज की, ब्रह्मोस है तो क्रूज है तो सुपरसोनिक है तो एयरफोर्स है तो मिलिट्री है तो टैंक है तो ये है तो वो है। K9 भी हमने पहुंचाया था वहां पे, वज्रा सब पहुंचा दिया। अब 3 साल बाद चाइना को लगा कि बॉस ये तो गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि हमारा जो खर्चा है वो है उससे 4 गुना ज्यादा। भारत खर्च करता है 1 लाख रुपए, हमें खर्च करने पड़ते हैं 4 लाख उसी काम को करने के लिए। ये तो भारी नुकसान हो रहा है। भारत का सिर्फ एक मोर्चा खुला हुआ है, चलो पाकिस्तान भी मान लो 2 मोर्चे खुले हुए हैं, हमारे तो कई मोर्चे खुले हैं। तो पैसिफिक में भी, इंडो पैसिफिक में भी खुला हुआ है, साउथ चाइना सी में भी खुला हुआ है, पड़ोसियों से उसकी नहीं बनती। 22 देशों के साथ पंगे हैं चाइना के, और हर जगह पंगे चल रहे हैं। फिलीपींस के साथ लफड़ा, इंडोनेशिया के साथ लफड़ा, ताइवान के साथ लफड़ा, जापान के साथ लफड़ा, कोरिया के साथ लफड़ा, हर जगह प्रॉब्लम है चाइना की। तो चाइना समझ गया कि बॉस अगर भारत से, क्योंकि अमेरिका चाहता है, वेस्ट चाहता है कि भारत और चाइना उलझ जाए, ये भारत भी समझता है और चाइना भी समझता है। तो अभी जो डोभाल साहब गए थे रशिया, वहां पर उन्होंने मुलाकात की, चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की, और वहां पर ये बात तय हुई। और उसके बाद देखिए कि 4 जगहों पर फौरन अगले ही दिन डिसएंगेजमेंट हो गई। अब धीरे धीरे जो बाकी जगह भी जहां पे प्रॉब्लम चल रही है वो भी ठीक हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं। भारत और चाइना ट्रेड पार्टनर भी बड़े हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है, तो चाइना ये नुकसान भी नहीं उठाता, क्योंकि वहां पर हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। तो अगर ऐसा होगा हमने बिजनेस बंद कर दिया तो ठीक है, हमारा नुकसान तो होगा, लेकिन चाइना का बड़ा नुकसान होगा, ये भी दिक्कत। तो चाइना ये समझ गया है कि गुरु भारत से उलझना भी ठीक नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है उलझने का। वो उलझेगा, भविष्य में फिर उलझेगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है उलझने, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है, सारी कवायद हो रही है। और ये बात सही है कि भारत वो पुराने वाला भारत नहीं है, भारत तो बहुत बदल चुका है। आप बताएं कमेंट करके, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,